Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. यार मेरे चैनल पे मैंने एक सीरीज शुरू करी है जिस सीरीज को आप अभी भी मेरे लास्ट वीडियो यानी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर नाम दे रहे हो. अभी इसका सीरीज का नाम फिक्स होना बाकी है, बट ये एक तरीके का 30 डेज चैलेंज है जिसमें एवरी डे वी आर गोइंग टू कवर अ चैप्टर, अ टॉपिक. और जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक हम लोग कवर कर रहे होंगे बच्चों, वो मैं आप लोगों के साथ उसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रही होंगी. तो यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड द पीडीएफ एंड ऑफ कोर्स अपने एग्जाम के लिए स्टॉक करके रखो ताकि से आप एग्जाम टाइम पर उससे रीड कर पाओ. Alright, so you have to join my Telegram channel as well. It is called Learn with Shipra. ओके, सो नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए. आज हमारा जो डे 1 का टॉपिक है वो है द लास्ट लेसन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट लेसन. दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग क्लास बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न सो मच अबाउट दिस चैप्टर दैट यू हैवंट, I am guessing that you haven't studied पहले. So इस पूरे के पूरे क्लास को एंड तक देखने पर आपका द लास्ट लेसन को लेकर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा एंड आई एम श्योर कि आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो लेट्स बिगिन. About the author, so the last lesson is written by Alphonse Daudet. बेटा Alphonse Daudet जो है वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है जिन्हें उनकी सिंपल, इमोशनल, रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है. आपको इनके काम में आमतौर पर आम लोगों के लिए एक इमोशन नजर आएगा, क्योंकि ये मुद्दे ही वही उठाते हैं जो मुद्दे आम लोगों के होते हैं. तो आपको कॉमन पीपल के साथ ही काफी रेजोनेट होते हुए नजर आएंगे. द लास्ट लेसन विच इज द टाइटल, ये क्या, क्यों हम द लास्ट लेसन को जस्टिफाई कर सकते हैं? व्हाई इज दिस स्टोरी टाइटल्ड एज द लास्ट लेसन? बिकॉज द टाइटल रेफर्स टू द फाइनल फ्रेंच लेसन टॉट बाय एम हेमेल इन द स्कूल ऑफ एल्सास बिकॉज द प्रशियन रूलर्स इम्पोज जर्मन एज द न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है, ये जो टाइटल है, ये टाइटल बिल्कुल जस्टिफाइड है बिकॉज आज की जो कहानी है, इस कहानी में हम आखिरी फ्रेंच लेसन के बारे में पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे कि कैसे अल्सास और लुरेन के स्कूल्स में जर्मन को इंपोज करके उनसे उनकी मातृभाषा फ्रेंच जो है वो छीन ली जाती है. और आखिरी दिन जो है जब टीचर फ्रेंच पढ़ा रहे होते हैं तो क्या इमोशंस उनके अंदर होते हैं. ये जो टाइटल है, दिस इज सिंबॉलिक ऑफ द लॉस ऑफ वंस लैंग्वेज. बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बनता है तो याद रखेंगे, दिस टाइटल सिंबलाइजेस लॉस ऑफ वंस लैंग्वेज, the end of an era, regret for wasted opportunities. बिकॉज हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब हमारे पास कोई भी चीज अबंडेंस में होती है तो हम उसे ग्रांटेड ले लेते हैं. यार मतलब ठीक है, ये तो इधर ही है, कहीं नहीं जा रहा टाइप्स, हम ग्रांटेड ले लेते हैं और एज अ रिजल्ट वो हमारे लिए एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी हो जाती है. Alright, this chapter has a theme, एक strong theme आपको नजर आएगा, लैंग्वेज एज एन आइडेंटिटी का. आपकी लैंग्वेज ही आपकी पहचान है, आपको इस चैप्टर के अंदर ये नजर आएगा. द चैप्टर एक्सप्लोर्स हाउ अ मदर टंग बिकम्स द सोल ऑफ अ कम्युनिटी एंड लूजिंग इट इज लाइक लूजिंग अ पार्ट ऑफ योर सोल. हाँ, ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि कैसे आपकी मदर टंग जो है वो आपकी कम्युनिटी की सोल है. आप जो कम्युनिटी के साथ अपने आप को रेजोनेट करते हो, वो जो कम्युनिटी है उसकी सोल आपकी मदर टंग है. और अगर आपकी मदर टंग आपसे छूट जाए, आपसे छिन जाए, तो आप अपना एक हिस्सा जो है वो खो देते हो. So the theme also highlights patriotism, cultural loss and emotional pain caused by political dominance. Political dominance की वजह से कितने लोगों के अंदर patriotism जागता है, कल्चर चला जाता है और वो कितना ज्यादा इमोशनली पेन में होते हैं, इस चैप्टर के अंदर हमने वो भी देखा है. ऑलराइट, याद रखेंगे कि चैप्टर का थीम एक ही है पर चैप्टर के अंदर सब थीम्स आपको जरूर मिलेंगे. नाउ व्हाट आर दीस सब थीम्स? पहले है देखो, स्टूडेंट एंड टीचर एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग. इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि बच्चों का सीखने के प्रति क्या एटीट्यूड होता है, टीचर्स का सिखाने के प्रति क्या एटीट्यूड होता है. इस चैप्टर में हम देखेंगे रिग्रेट फॉर नेग्लेक्टेड एजुकेशन. जो एजुकेशन मैंने नेग्लेक्ट करी है लाइफ टाइम, उसको लेकर मेरे अंदर जो रिग्रेट है मैं उसको यहां पर एक्सप्लोर करूंगी. इंपोजिशन ऑफ फॉरेन रूल, फॉरेन रूल का किसी के ऊपर थोपना,
मतलब ठीक है, आपने कोई वॉर जीत ली है, आप सामने वाले से उसकी आइडेंटिटी नहीं छीन सकते, उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं छीन सकते। और यहां पर यही हो रहा है, इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन रूल। अपना जो रूल है, अपना जो आप जिन चीजों पे बिलीव करते हो, वो सामने वाले पे थोप दिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग वंस लिंग्विस्टिक हेरिटेज। मुझे पता है कि जितने हम लोग सीरीज वगैरह देखते हैं या जितना हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं, उतना हमें लगता है कि नहीं यार मेरी भाषा तो ऐसी ही है, मुझे तो ये बोलना है, मुझे तो। देखो यार, अपने काम के लिए फॉरेन लैंग्वेज को एज अ स्किल सीखना एक चीज होती है, पर अपनी लैंग्वेज को डिमीन करना, उसे पीछे छोड़ देना एक। क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज को लेकर खुद ही प्राउड नहीं हो तो कोई और क्यों होगा। और अगर आप ही खुद अपने लैंग्वेज के चलते अपना जो आइडेंटिटी है उसे लूज करने पे तुले हुए हो, तो आई डोंट थिंक कि कोई और उसे प्रिजर्व करेगा। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें यहाँ नजर आता है, बिकॉज किस तरीके से एक दिन आप अपनी लैंग्वेज को ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है नहीं बोलेंगे नहीं सीखेंगे नहीं पढ़ेंगे और दूसरे दिन जब आपको पता चला कि ओ माय गॉड, आई वोंट बी एबल टू स्पीक इन माय लैंग्वेज, आई वोंट बी एबल टू राइट माय लैंग्वेज, आई वोंट बी एबल टू स्टडी इट एनी फर्दर, तो बस उसी दिन से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन और इस खूबसूरत चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, जैसे कि फ्रांस जो कि एक यंग स्कूल बॉय है, केयरलेस है, पढ़ाई अवॉइड करता है, यूथ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एजुकेशन को एकदम जला चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज जो है वो इजीली अवेलेबल है, तो एजुकेशन को छोड़ दो। एक्सपीरियंसेस डीप रिग्रेट इन दी एंड, क्योंकि पछतावा ही है जो हमारे पास रह जाता है अगर हम अपना 100% नहीं देते हैं एजुकेशन में या लर्निंग में, तो हम सिर्फ पछतावे के साथ रह जाते हैं। एम हेमेल जो कि हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है, वो एक डेडिकेटेड फ्रेंच टीचर है अल्सास के, ठीक है, तो डेडिकेटेड फ्रेंच टीचर है, स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही इमोशनल है, ठीक है। सिंबल है ये डिवोशन का टू ड्यूटी एंड लव फॉर लैंग्वेज। तो एक तो आप देख रहे हो कि ये फ्रेंच टीचर है, इसीलिए मेरे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अच्छा, इनका एक ट्रेट जो हमें चैप्टर में आगे आकर पता चलेगा वो ये है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है और इमोशनल भी है, ठीक है। अब ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट चैप्टर में निकल कर आया, इस दिन निकल कर आया, इससे पहले बच्चे उन्हें सिर्फ स्ट्रिक्ट मानते थे। आप देखोगे कि ये एक चलता फिरता एपिटमी है, एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपनी ड्यूटी के टुवर्ड्स डिवोटेड हो सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज के टुवर्ड्स अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन लव फॉर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। नाउ लव फॉर लैंग्वेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जहां पे एमएमएल कह रहे हैं कि यार मेरी लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे लिंग्विस्टिक शोविनिज्म नजर आ रहा है प्रशियंस की तरफ से, जो कि अपनी लैंग्वेज को जबरदस्ती लोगों पे थोपने पे तुले हुए हैं। सो देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन द टू, और वही इस चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलता है। कुछ विलेजर्स भी देखने को मिले, जैसे ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, ये सारे लोग जो है विलेजर्स कलेक्टिवली सिंबलाइज करते हैं गिल्ट को, ये सिंबलाइज करते हैं रिग्रेट को, कि कैसे हमने अपनी एजुकेशन जो है उसे नेग्लेक्ट कर दिया। Their presence shows collective national awakening, और इन सबका एक साथ इकट्ठा होना ये दिखाता है कि कैसे नेशन की आंखें खुल गई थी, कैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है वो उत्पन्न हो गई थी। बेटा, प्रशियन सोल्जर्स कलेक्टिवली सिंबलाइज करते हैं ऑपरेशन और फॉरेन डोमिनेंस को, ठीक है, क्योंकि ये आपको जहां पे भी चलते फिरते नजर आ रहे थे, वहीं से देखकर आप कह सकते थे कि अरे अच्छा, ये तो बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम जीत गए, तुम हार गए और तुम हमारी कस्टडी में। बेटा, कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो यहाँ पे चैप्टर में यूज हुए हैं, जैसे कि आयरनी यहाँ पर यूज हुई है। फ्रांस feared scolding but is treated kindly. The lesson is avoided because the last chance ever. The lesson he avoided becomes the last chance ever. कितनी बड़ी आयरनी है कि फ्रांस को डर लग रहा था, पर उसके साथ तो बड़ा काइंड बिहेव हुआ। इसके साथ साथ में जिस लेसन को वो अवॉइड करने वाला था, वो लेसन आखिरी लेसन बन गया उसके जीवन का। सिंबॉलिज्म नजर आएगा, जैसे स्कूल रूम सिंबलाइज करता है लास्ट स्पेस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी को। फ्रांस अल्सास कॉपीज जो है वो दिखाती है प्राइड इन होमलैंड।
पिजन्स जो है वो नेचुरल फ्रीडम के लिए यहाँ पर मौजूद है। इमेजरी आपको देखने को मिलेगी कैसे सुबह बड़ी खूबसूरत दिखाई हुई है, पिजन्स दिखाए हुए हैं, स्कूल रूम दिखाया हुआ है। लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज की टू देयर प्रेजेंट, इसके अंदर आपको पर्सोनिफिकेशन नजर आएगा बिकॉज लैंग्वेज जो है वो की नहीं हो सकती है प्रेजेंट की, ठीक है, वो की नहीं हो सकती है, की भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट कहीं ना कहीं लैंग्वेज को वो फील दे दिया, आजादी दे दी है, बेसिकली एक वे बना दिया आजाद होने का, एक औजार बना दिया। मेटाफर लॉस ऑफ लैंग्वेज इक्वल्स इम्प्रिजनमेंट, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है बिकॉज लॉस ऑफ लैंग्वेज को यहाँ पे जेल दिखाया गया है कि कैसे आप जेल में फंस जाओगे। एलिट्रेशन आपको फ्रांस अल्सैस में देखने को मिलेगा, ऑल्सो यहाँ पे आपको रेपिटेशन भी देखने को मिलेगा। किसी भी चीज में एक से ज्यादा लिटरेरी डिवाइसेस मौजूद हो सकते हैं। इफ यू कैन फिगर आउट मोर देन यू कैन ऑलवेज ड्रॉप कमेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और मीनिंग्स बिफोर वी स्टार्ट स्टडीइंग द चैप्टर। ड्रेड का मतलब होता है फियर, बसल का मतलब होता है नॉइजी मूवमेंट, थंडर क्लैप का मतलब होता है एकदम से शॉक लग जाना कि क्या सुन लिया मैंने। रिप्रोच का मतलब होता है ब्लेम करना। प्रिमर का मतलब होता है जो बेसिक रीडिंग बुक होती है ABCD वाली। एनस्लेव्ड मतलब किसी को कंट्रोल कर लेना, बंदी बना लेना। पेशेंस और ग्रेव टोन का मतलब है सीरियसनेस, व्हेन यू कम आउट स्ट्रॉन्गर एंड सीरियस। पैराग्राफ अगर इस चैप्टर को देखें तो सबसे पहला पैराग्राफ दिखाता है जब फ्रांस लेट हो गया है और डरता है स्कोल्डिंग के लिए। तो ये पैराग्राफ कहता है कि भैया जो फ्रांस है वो लेट हो चुका है अपने स्कूल के लिए और उसको बहुत डर लग रहा है कि आज तो एम हेमेन मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे बहुत डांटेंगे, मेरी पिटाई होने वाली है। उसे इतना डर लग रहा है क्योंकि पहली बात तो उसने अपने रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े हैं, जिसका आज एग्जाम लगने वाला है, टेस्ट लगने वाला है उसकी क्लास में, और दूसरी बात वो स्कूल के लिए बहुत ही लेट हो गया है। ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर इंसान क्या सोचता है कि चलो भाग लेता हूं, ना स्कूल जाऊंगा ना घर जाऊंगा, बंक करूंगा, बढ़िया चिड़िया देखूंगा, मौसम के मजे लूंगा, प्रशियन सोल्जर्स वहां पे एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक दो उन एक्टिविटीज को देखूंगा और अपना टाइम जो है वो पास कर लूंगा। मन में बहुत टेम्पटेशन आती है, बट देन ये जो टेम्पटेशन है उसको फटाफट से हटाता है और सोचता है नहीं, आई वांट टू गो बैक, मेरे को वापस से अपने रियल लाइफ में जाना है, अपने थॉट में जाना है और मैं फटाफट से स्कूल की तरफ भागूंगा। एंड दैट इज व्हेन ही डिसाइड्स कि चलो अब मैं स्कूल की तरफ चलता हूं। बेटा मैंने इसके अंदर इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस भी डाले हैं, तो जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। यू कैन हैव अ क्विक रीड बिकॉज ये आपको आंसर्स लिखने में मदद करेंगे। अब बेटा ऐसे पैराग्राफ से क्वेश्चंस बन के आते हैं जैसे व्हाई वाज फ्रांस अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, व्हाई डज डॉटेड डिस्क्राइब द वेदर एंड बर्ड्स बिफोर द स्कूल सीन, व्हाट इफेक्ट डज दिस कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस, व्हाट डज फ्रांसिस टेम्पटेशन टू स्टे आउटसाइड टेल अस अबाउट हिज प्रायोरिटीज। एक क्रिएटिव और एक्सटेंशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे इमेजिन फ्रांसिस इनर मोनोलॉग एज ही वॉचेस द प्रशियन सोल्जर्स, राइट अ 3-line थॉट बबल रिफ्लेक्टिंग हिज फीलिंग्स। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ऐसे पैराग्राफ से देखने को मिलेंगे बिकॉज अब आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर सच क्वेश्चंस। पैराग्राफ नंबर 2, इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वो भागे जा रहा है, फटाफट स्कूल की तरफ जाऊंगा, जब वो स्कूल की तरफ जा रहा है तो वो देखता है कि रास्ते के अंदर जैसे होता है ना, गांव के अंदर एक बरगद का पेड़ होता है और उस बरगद के पेड़ पे एवरीवन सिट्स एंड दे गॉसिप। यहाँ पे टाउन हॉल था एंड टाउन हॉल पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें वहां पर आए जा रही थी। कोई तरीके के ऑर्डर्स होते थे, अगर हार जाते थे तो वो वहां पे आते थे। यहाँ के प्रशियन सोल्जर्स को अगर कोई कमांड्स भेजनी होती थी तो वो वहां पे आती थी। तो सारी बुरी खबर यहीं पे आ रही थी और ये जो बुलेटिन बोर्ड था इसी के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, इसके आसपास बहुत भीड़ लगी हुई थी, जिससे फ्रांस को लगा कि आज भी कोई बुरी खबर आने वाली है, आज भी कोई बुरी खबर आई है, इसीलिए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो कोशिश कर रहा था अपने आप को अंदर से कंट्रोल करने की, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा, और वो सफल हो गया क्योंकि उसने अवॉइड किया उस भीड़ को, प्रायोरिटाइज किया अपने स्कूल जाने को और वो स्कूल की तरफ आगे बढ़ गया। बिना रुके हुए वो सीधा आगे की तरफ बढ़ा। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इस पैराग्राफ से, जैसे कि what had usually been posted on the town bulletin board, why did the crowd at the bulletin board foreshadow something significant for the plot,
What does Francis' decision to keep walking suggest about his emotional state? How can a small object help a writer show larger social problem? Provide 2 examples from the text or history. इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं. अभी ना जब वो आगे बढ़ रहा था, पैराग्राफ नंबर 3 कहता है जब वो आगे बढ़ रहा था तो एकदम से ब्लैकस्मिथ जो है, ब्लैकस्मिथ वॉचर, वो उन्हें आवाज लगाते हैं, कहते हैं अरे डोंट गो सो फास्ट बब, अरे इतनी जल्दी जाकर तू क्या करेगा. वो कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि भैया तू जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तू जो सोच रहा है कि चलो अब मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, आज मैं लेट हो गया, तू बहुत लेट हो गया भाई, तू बहुत लेट हो गया जागने में कि तेरी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, तेरा पढ़ के देश के लिए कुछ करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत लेट हो गया है, तो अब जल्दी जाकर कुछ नहीं होगा. तो वॉचर कहीं ना कहीं वो कहना चाहते थे, और बेचारा फ्रांस इतना छोटा था कि उसे समझ में नहीं आया कि ये ब्लैकस्मिथ वॉचर अपने अप्रेंटिस के साथ में वहां पर खड़ा हुआ उसे ये क्यों कह रहा है कि इतना जल्दी क्या है, इतनी जल्दी मत जा, अभी तो तेरे पास बहुत टाइम है. अब इससे ऐसे क्वेश्चंस बन के आएंगे जैसे हु कॉल्ड आफ्टर फ्रांस एंड व्हाट डिड ही से, व्हाई माय डॉडेड हैव इंक्लूडेड द डिटेल ऑफ ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ द ब्लैकस्मिथ सजेस्ट अबाउट सिविक इन्वॉल्वमेंट, द ब्लैकस्मिथ्स रिलैक्स्ड कमेंट लेटर बिकम्स आयरॉनिक, एक्सप्लेन व्हाई. इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. बट एनीवे उस सारी चीजों को अवॉइड करके, वो थॉट को अवॉइड करके हमारा फ्रांस जो है पैराग्राफ नंबर 4 में स्कूल पहुंच जाता है. हाफता वो स्कूल पहुंचता है, और जैसे ही वो एमएमएल के गार्डन यानी स्कूल पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि आज ना शांति कुछ ज्यादा ही है, मतलब नॉर्मल डेज पे कुछ अलग ही दिखता है. इतना शोर शराबा के बाहर रोड तक आवाज आ रही होती है, मतलब बच्चे इतने ज्यादा शोर शराबे में होते हैं, कोई बेंच खोल रहा है, कोई बेंच बंद कर रहा है, लोग यूनिजन के अंदर पीछे टीचर के पूरा लेसन अल्फाबेट्स रिपीट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज चल रही होती है, कोई पिट रहा है, कोई रो रहा है, कोई भाग रहा है, किसी को पीटी टीचर सजा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है. इतना हसल बसल डेली चलता रहता है, इतना कमोशन डेली चलता रहता है कि फ्रांस ने सोचा कि यार इस कमोशन के बीच में चुपचाप जाकर अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा, किसी को क्या ही पता चलेगा. बट आज तो भगवान ने कहा कि अभी बताता हूं तुझे बिड़ू, क्योंकि भगवान ने बोला कि देख अभी मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं, तेरे को कमोशन की आदत है ना, मिलेगा ही नहीं तुझे कमोशन. कैंडी क्रश लेवल 3000 समथिंग ऐसा चल रहा है, क्योंकि अब एकदम साइलेंट है, सब कुछ एकदम शांत है, और ही कुड एक्चुअली फील कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो आज संडे मॉर्निंग है और मैं संडे मॉर्निंग को यहाँ पे आ गया हूँ, बिकॉज नॉर्मली स्कूल ऐसा नहीं दिखता. ठीक है, तो वो एकदम स्टिल लग रहा था स्कूल, एकदम संडे मॉर्निंग जैसे. अब क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे what usual school noises are described, how does the description of silence prepare the reader emotionally for what follows, what might silence say about the emotional state of teacher and villagers, conduct a 2-minute silence in class and ask students to note the thoughts that emerge and compare answer. Now this classroom activity आप लोगों को तैयार करवा रही हूँ आपके वाइवा के लिए, क्योंकि वाइवा के अंदर क्या होता है, ऐसी क्लासरूम एक्टिविटी किसी भी चैप्टर से जिसपे भी आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया होगा या कोई भी रिलेटेड चैप्टर होगा उससे उठ के आ जाती है. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड एंड देन वो दिमाग में रख के भूल जाओ एज एन, उसके पीछे मत पड़ जाओ, करने नहीं लग जाओ, करना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसा कुछ मुझसे पूछा जा सकता है. पैराग्राफ नंबर 5 पे हम आ जाते हैं, जहां पे एकदम से फ्रांस जो अपने स्कूल में पहुंच गया, उसे लग रहा है कि भैया कुछ तो दाल में काला है, एंड उसको आकर अब पता लगने ही वाला है कि पूरी दाल काली है, बिकॉज जैसे ही वो एंटर करने वाला होता है वो विंडो से देखता है कि उसके सारे शरारती दोस्त तो अपनी सीट पर है. वो देखता है एम हेमन ऐसे 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 चक्कर लगा रहे हैं, पूरा उनके हाथ में एकदम बड़ा सा रूलर है, एंड इज लाइक मैं तो आज नहीं छोड़ूंगा, एकदम वैसी वाइब दे रहे हैं. बट जब वो एंटर करता है बहुत डरा हुआ, बहुत शर्माया हुआ, जब वो क्लास में एंटर करता है, इज लाइक पता नहीं मैं कितना पिटूंगा, तो एकदम से सब कुछ अलग होता है. मतलब वो देखता है कि एम हेमल ने उसे पीटा नहीं, बल्कि बड़े काइंडली, बड़े स्वीटली उसकी सीट पे जाकर बैठने के लिए कहा. और जब वो सीट पे जाकर बैठता है, अभी तक पूरी तरीके से अपने शौक से वो बाहर भी नहीं आया होता है, इतने में वो देखता है कि एम हेमल तो अपने बेस्ट कपड़ों में आया है यार. आज उन्होंने तो अपने एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहने हुए हैं, मतलब जो कपड़े वो स्पेशल डेज पर पहनते हैं. ऊपर से अभी और ज्यादा शौक उसके अंदर आने वाला होता है, क्योंकि जब वो पीछे मुड़कर देखता है
तो देखता है कि जितनी भी एम्प्टी सीट्स रहती थी, जितनी भी बैक बेंचेस एम्प्टी रहती थी, वो सब भरी हुई है और वहां पर विलेजर्स बैठे हुए हैं। यार क्या हो गया यार, मैं कोमा से उठ गया हूँ क्या, कुछ मिस कर दिया है क्या मैंने? वो ये सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, वो डर से जरूर निकल चुका है पर वो शॉक से नहीं निकल पा रहा है कि ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ के अंदर हम देखते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे व्हाट डिड एमएमएल वियर एंड हु सैट इन द बैक बेंचेस, व्हाई इज एमएमएल्स क्लोथिंग एन इंपॉर्टेंट डिटेल, व्हाट डज हॉजर्स प्रिमर सिंबलाइज, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ द प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स चेंज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेसन। अब जब हम पैराग्राफ 6 पे आते हैं तो अभी उसका जो उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा था उसको जवाब मिलने वाला था, क्योंकि इस मोमेंट पे एमएमएल खड़े होते हैं, अपनी सीट शिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि बच्चों आज मैं चाहता हूं कि तुम अटेंटिव रहो, क्योंकि आज मैं डिलीवर करने वाला हूं अपना लास्ट लेसन। एक्चुअली बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सास और लोरेन के स्कूल्स में अब जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी और तुम्हारा जर्मन मास्टर जो है वो कल आने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ये सुनते ही तो फ्रांस इज लाइक धुमताना धुमताना धुमताना, उसे लगता है कि ओ माय गॉड ये तो मेरे ऊपर कोई पहाड़ ही टूट गया है, क्योंकि ये क्या सुन लिया मैंने, मतलब ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन होने वाला है, पर क्यों? He had so many questions. ठीक है, सो अब इसमें से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, why does Dorrit link the political order to the schoolroom so tightly here, what might the villagers feel on hearing the announcement, एंड डिबेट के लिए आ सकता है ना कि इज रिप्लेसिंग अ लोकल लैंग्वेज विद अ फॉरेन वन एवर जस्टिफाइड, यू हैव टू प्रिपेयर टू सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स एंड टू अपोजिंग वंस। दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, बिकॉज सीबीएसई आपको कभी भी सरप्राइज के नाम पे शॉक कर सकते हैं, कभी भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कुछ भी देखने को मिल सकता है। आर्टिकल्स, लेटर्स, स्पीचेस, डिबेट्स, कॉन्वर्सेशंस, डायलॉग्स, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। पैराग्राफ नंबर 7 जहां पे हमारा फ्रांस को भी शॉक लग चुका है, यहां पे उसे लगता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मुझसे मेरी लैंग्वेज कैसे छीन ली गई, मैं तो अभी तक सीखना भी शुरू नहीं किया था, मैंने तो अभी तक बोलना भी शुरू नहीं किया था, मैं तो अभी भी वहीं पे हूं, जीरो पे हूं और मुझसे मेरी लैंग्वेज ही छीनी जा रही है। इज इट मेरे से मेरी लैंग्वेज क्यों छीनी जा रही है? और अभी एकदम से इज फिल्ड विद रिग्रेट, फुल ऑफ रिमोर्स वो है। अभी तक उसे सारी किताबें बोझ लगती थी, पढ़ाई बेकार लगती थी, टीचर रूलर अबाइडिंग लगते थे, रूलर स्ट्राइकिंग लगते थे, बहुत ही एरोगेंट लगते थे, बहुत ही क्रैंकी लगते थे। तो उसको ये सब कुछ एकदम से याद आ रहा था कि अब ये जितना भी मेरे को सब कुछ न्यूसेंस लगता था, सब कुछ बेकार लगता था, खास करके किताबें जो मुझे बेकार लगती थी वो सडनली उसकी दोस्त बन चुकी थी। वो किताबें सडनली उसके लिए इतनी मैटर कर रही थी, सडनली वो दोस्त बन चुकी थी। वो किताबें उसके लिए एक ऐसा दोस्त बन चुकी थी जो उसे छोड़कर जा रहा है और वो कंट्रोल भी नहीं कर सकता। इससे उठने वाले क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जैसे व्हाट एक्टिविटीज हैड फ्रांस प्रेफर्ड ओवर स्टडीज, why does something new suddenly appear as an old friend to France, how does the thunderclap simile deepen our understanding of France's reaction, write a diary entry from France's perspective that evening expressing his feelings, very important diary entries पूछी जाती हैं। तो बेटा फीलिंग में अब आप यही लिखोगे, अभी तो आपको सब अच्छा लग रहा है, बर्ड के एग सीक करना बड़ा अच्छा लग रहा है, सार पे स्लाइड करना बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको बस यूं ही रैंडमली बस प्रशियन सोल्जर्स को देखना बड़ा अच्छा लग रहा है, सब चीज जो टाइम पास की है सब अच्छी लग रही है, बट सडनली वो सब पे रिग्रेट हो रहा था कि क्यों किया मैंने ऐसा, मैंने क्यों अपना प्रेशियस टाइम इन सारी चीजों पे बर्बाद किया और फ्रेंच क्यों नहीं पढ़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8 says villagers attendance as respect और regret वाला पैराग्राफ है। अब जैसे उसने ये देखा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, जैसे उसने अपने थॉट्स कलेक्ट किए तभी उसके दिमाग में आया कि अच्छा इसीलिए विलेजर्स यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि विलेजर्स एमएमएल को थैंक यू बोलने आए थे अपने 40 इयर्स की सर्विस के लिए। वो अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करने आए थे कि उन्होंने क्यों नहीं पढ़ाई को तवज्जो दी, और वो कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट पे करने आए थे जो कंट्री अब उनकी नहीं रही थी।
Why had the villagers come to school? What does their attendance reveal about social consequences of language loss? Who does Doddett imply is most to blame for the loss of language? And finally, a class debate: who should be held accountable for preserving a culture's language? Individuals, the community, or the state? Now, पैराग्राफ नंबर 9, अब वो एकदम खो गया इन सारी चीजों में। आई एम सो सॉरी, वो इन सारी चीजों में एकदम से खो गया। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट दिस एंड ही वाज लाइक, ओ माय गॉड, व्हाट हैव आई डन, आई हैव लॉस्ट सो मच, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये वो। अब इस टाइम पे उससे आवाज आती है कि उसका नाम पुकारा जा रहा है, एंड उसका नाम इसके लिए पुकारा जा रहा है बिकॉज अपेरेंटली एमएमएल टेस्ट ले रहे हैं और उसे तो पार्टिसिपल्स के रूल डिसाइड करने थे, बट गेस व्हाट, उसे तो एक शब्द भी नहीं आता था। उस मोमेंट पे ही वाज लाइक कि मैं क्या नहीं कर देता, फर्राटे से रूल्स ऑफ पार्टिसिपल सुनाने के लिए मैं क्या नहीं कर देता उस वक्त एमएमएल को, उस टाइम ये बताने के लिए दैट आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच, आई लाइक फ्रेंच, आई एम सो सॉरी। बट द मोमेंट ही स्टूड अप एंड द मोमेंट उसने मुंह खोला, वो फंबल कर गया, वो फंबल कर गया, वो एकदम बड़बड़ 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 सब कुछ उसने मिक्स कर दिया। एंड ही वाज लाइक, ओ माय गॉड, क्यों कर दिया मैंने ऐसा। उस मोमेंट पे जब उसे लगा कि उसका तो गला ही काट देंगे एमएमएल वाज लाइक, इट्स ओके, यू नो, मतलब मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं क्योंकि तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए, मतलब तुम्हें खुद ही ये फीलिंग आनी चाहिए कि तुमने क्या किया। और यही प्रॉब्लम है हम सबके साथ, तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, हम सबकी गलती है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कैश के लिए फार्म्स पे भेज देते हैं, मिल्स पे भेज देते हैं। मैं कभी जब मेरा मन करता है छुट्टी मार लेता हूं, तुमसे अपने काम करवाता हूं, और फिर तो तुम तो बच्चे हो, तुम भी तो नालायक हो, तुम भी तो नहीं पढ़ते हो। तो वी हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। उन्होंने कहा हम सबकी गलती है, हम सबकी गलती है, हम सबकी वजह से आज हमारी लैंग्वेज हमसे छिन गई है। हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। How does MML react to Franz's mistake? What larger point is MML making when he refuses to punish Franz? How does the scene shift the story's focus from school life to civic life? And finally, compose a short moral paragraph on the dangers of postponement using the story as evidence. Okay. सो ओके, ये पैराग्राफ 10 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो वो एकदम पूरा अपने खुद के फ्लॉज जो है वो डिस्कस करते हैं। ही डिस्कसेस कि कैसे पेरेंट्स भी बिल्कुल भी कीन नहीं थे कि उनके बच्चे पढ़े, बच्चे तो फिर बच्चे थे ही, तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। डिस्कस करके इज लाइक हम सबकी गलती है। व्हाट एग्जांपल्स डज एमएमएल गिव ऑफ हिज ओन नेग्लेक्ट? Why does Doddett have MML admit fault instead of blaming only the students or parents? How does this admission affect your view of MML as a character? And finally, discuss the shared responsibility of teachers and parents in shaping a child's education using instances from the text. Very important question. Very important question. क्वेश्चन ओके, पैराग्राफ नंबर 11। अब जैसे उन्होंने ये चीज बोली तो उन्होंने बोला कि अब देखो जो हो गया है वो तो हो गया है, हमने खूब जी भर के प्रोक्रेस्टिनेशन भी कर लिया है, हमने टाइम भी वेस्ट कर लिया, हमसे हमारी लैंग्वेज भी छीन ली गई है, अब जो हो गया सो तो हो गया। अब क्या है, हमें अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच जो है वो इस दुनिया की क्लियरेस्ट, सबसे लॉजिकल, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को हमेशा हमें गार्ड करके रखना है। क्योंकि जब लोगों को बंदी बना लिया जाता है, अगर वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखते हैं तो वो मानो अपने अंदर प्रिजन की चाबी होल्ड करके रखते हैं, वो कभी भी आजाद हो सकते हैं। ये कह के उन्होंने ग्रामर खोला और वो पढ़ाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो पढ़ा रहे थे, फ्रांस वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। फ्रांस को लगा जैसे आज तो उसे फॉर सम रीजन सब कुछ समझ में आ रहा है। उसे ये लग रहा था कि शायद आज ही वो इतना अटेंशन देकर पढ़ रहा है, या फिर शायद आज ही एमएमएल इतने पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं। वो उस वक्त अप्रिशिएट करता है एमएमएल को कि एमएमएल ने एक ही बार में बच्चों के दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन भरने के लिए सब कुछ जितना शायद उन्हें आता था सब कुछ बता दिया है।
How does MML describe the French language? What does the phrase key to their prison mean in context? Important question. Why does France suddenly find the lesson easy to understand? And then research one historical example where language was used as resistance and present it in class. This is something that can be asked in your Viva. पैराग्राफ नंबर 12 कहता है कि भैया अब आ गया हमारा राइटिंग लेसन। अभी तक हमने ग्रामर पढ़ा है, अब हम राइटिंग करेंगे। तो अब राइटिंग लेसन के दौरान स्टूडेंट्स को नई कॉपीज दी जाती हैं और नई कॉपीज पे खूबसूरत राउंड हैंड राइटिंग में फ्रांस अल्साज लिखा हुआ होता है। बच्चों को उसे इमिटेट करना होता है, कॉपी करके नीचे लिखना होता है। ये खूबसूरत सी कॉपीज पूरे क्लास के अंदर फ्लैग्स की जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कॉपीज नहीं, फ्लैग्स हैं, सिंबल है पेट्रियोटिज्म का, सिंबल है नेशनलिज्म का। ठीक है, सारे लोग चुपचाप अपनी कॉपीज फिल कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी एकदम चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं, अपने फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे होते हैं। क्लास में इतनी शांति होती है, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि अगर कुछ बीटल भी उड़कर अगर अंदर आ जा रहे हैं तो उन पर भी कोई ध्यान नहीं देता। किसी भी तरीके का न्यूसेंस नहीं है, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एवरीवन वाज सेट टू वर्क, सब लोग काम कर रहे होते हैं। What were the pupils asked to write during the writing lesson? Why are the copies compared to flags important? How does the ritual of writing functions as resistance important? Something that you can expect in extract-based questions. Ask students to write 3 sentences that affirm their cultural or local identity and discuss why they close those sentences. Again, a thing that can be asked in Viva. पैराग्राफ नंबर 13। अब यहाँ पे अभी एकदम सारे लोग, एवरीवन इज सेट टू वर्क। बेचारा फ्रांस जैसे लिखते लिखते थोड़ा बहुत भी ऊपर देखता तो वो ये देखता कि कैसे एमएमएल जो है वो बहुत ही बहुत ही सोलम लग रहे हैं, बहुत ही सीरियस लग रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे हैं, बहुत ही इमोशनल लग रहे हैं। ही वाज सिटिंग देयर ऑन हिज चेयर मोशनलेसली एंड पूरे दिमाग में मानो जैसे वो एक एक चीज जो है 40 साल की कैप्चर करके ले जाना चाहते हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक एक चीज कैप्चर कर कर अपने दिमाग में लेकर जाना चाहते हैं। और क्यों ना लेकर जाए, ये इंसान ने 40 साल दिए हैं स्कूल को और स्कूल में कुछ भी नहीं बदला। केवल डेस्क जो है वो स्मूथ हो गई है, वॉलनट ट्रीज जो है वो थोड़े टॉल हो गए हैं। उसका ये सोचना भी मतलब वो ऐसा हो गया था कि ये सब कुछ जो है पीछे मुझे छोड़कर जाना है। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में ये बात आ रही थी बिकॉज अभी ऊपर उनकी सिस्टर जो है ट्रंक्स में उनका सारा सामान पैक कर रही है। ये सब सुनना, अपने आंखों के सामने 40 साल देखना और अपने देश को कल छोड़कर चले जाना, इतने इमोशंस के साथ एक साथ डील कर रहे थे एमएमएल। अब आपका सवाल होगा कि मैम उन्हें कंट्री क्यों छोड़नी थी? बेटा, एक टीचर में बहुत ताकत होती है। एक टीचर किसी भी रेवोल्यूशन को लेकर आ सकता है, क्योंकि एक टीचर की कला ये होती है कि वो सिखाता है, जो कि हर इंसान नहीं कर सकता। तो अगर एमएमएल को इस देश में छोड़ दिया गया, इन टाउन्स में छोड़ दिया गया, तो एमएमएल हर बच्चे को फ्रेंच सिखा देंगे। वो सीक्रेट सोसाइटीज बनाएंगे, हर बच्चा फ्रेंच सीखेगा। फिर ये जर्मन का रूल इंप्लाई करने का मतलब ही क्या हुआ? तो इस जड़ को ही हटाओ। ऐसा सोचा किसने? ऐसा सोचा प्रशियंस ने। ऑलराइट, सो क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड एमएमएल टॉट, व्हाट इज द इमोशनल फंक्शन ऑफ द डिटेल्स अबाउट द रूम एंड गार्डन, why does Dordet mention MML's sister packing, and finally describe a familiar room you would like to remember, list 5 sensory details and explain why they matter. Something that can be asked in your Viva. पैराग्राफ नंबर 14 विच इज अ फाइनल इमोशनल सीन, जहां पे एंजेलोस चल रहा है, प्रशियन ट्रम्पेट्स चल रहे हैं एंड वीव ला फ्रांस चल रहा है। सो बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजों के दौरान फ्रांस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, अपनी टीचर को देखता है। जब अपने टीचर को देखता है इस तरीके से इमोशनलेसली बैठे हुए, तो वो सोचता है कि लोगों के पास क्या जीत में इतनी ताकत आ गई है, लोगों ने क्या इतनी ताकत प्राप्त कर ली है कि वो नेचर को भी कंट्रोल करेंगे। मतलब उन लोगों ने हमसे कुछ नहीं छीना, हम ही छीन लिए। उन्होंने हमसे अपनी आइडेंटिटी ही छीन ली। जैसे कबूतर कू करता है, एग्जैक्टली वैसे ही तो हमारी मातृभाषा है।
क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम उस कबूतर को कह दोगे कि तू जर्मन में कू कर? नहीं ना, तो फिर हमसे हमारी लैंग्वेज क्यों छीनी? वो बहुत गुस्से में होता है, उसे सब एक एक बात उस दिन की बड़ी अच्छे से याद होती है, बड़े अच्छे से याद होती है। और इस मोमेंट पे जब वो ये सब रिकलेक्ट कर रहा होता है तो उस मोमेंट पे 12 बज जाते हैं। अब 12 बज चुके हैं, आफ्टरनून प्रेयर यानी एंजेलस का टाइम हो चुका है और खिड़की के नीचे प्रशियन सोल्जर का ट्रम्पेट ब्लो हो चुका है, जिसका मतलब एक ही है कि अब ये स्कूल डिसमिस हो गया है, आज की क्लास डिसमिस हो गई है, एमएमएल को जाना होगा। एमएमएल खड़े होते हैं एंड ही वांट्स टू गिव दैट फेयरवेल स्पीच बट ही कुडंट स्पीक, ही कुडंट अटर वर्ड्स। वो इतने इमोशनल हो गए थे कि वो इमोशंस उन्हें चोक कर रहे थे, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। एंड दैट इज व्हेन आई के साथ में जब वो कुछ भी नहीं बोल पाए, वो पीछे मुड़े, उन्होंने चौक का एक पीस उठाया और बड़ा बड़ा लिख दिया वीव ला फ्रांस, यानी जुग जुग जियो फ्रांस। अगर तुम्हारी बुलेटिन बोर्ड में इतनी ताकत है कि वो हमसे हमारी भाषा छीन सकता है, तो हमारे ब्लैक बोर्ड में भी इतनी ताकत है कि हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी भाषा फिर से ला सकते हैं। वो ये मैसेज देना चाहते थे सब लोगों को, और इस मैसेज के साथ उन्होंने एक जेस्चर किया कि स्कूल खत्म हो चुका है, तुम जा सकते। ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे व्हाट टू साउंड्स आर हर्ड एट नून, व्हाई डज एमएमएल राइट विव ला फ्रांस इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग इट लाउड, व्हाट इज द फाइनल एक्ट सजेस्ट अबाउट द परसिस्टेंस ऑफ पेट्रियोटिक फीलिंग, वेरी नाइस क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डॉडेट यूजेस ऑडिटरी इमेजरी इन द फाइनल पैराग्राफ टू हाइटन इमोशनल इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बेटा मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि जब भी आप चैप्टर पढ़ लो तो चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर को रिकॉल करो और उस चैप्टर को 150 वर्ड्स के अंदर लिखने की कोशिश करो, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू सम अप द इंटायर स्टोरी इन अंडर 150 वर्ड्स। दैट मीन्स आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टाइम पे वर्ड लिमिट में फिनिश कर पाओगे। एंड ये रिकॉल जो है आपको बहुत मदद करेगा चैप्टर को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए। सो आई वॉन्ट कि यहाँ पे आप पॉज लो और पॉज लेके ट्राई टू रिकलेक्ट जो भी आपने पढ़ा है एंड ट्राई टू राइट इट इन अंडर 150 वर्ड्स। एंड जब आप वो कर लो देन आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ समरी फॉर यू इन 150 वर्ड्स। यू कैन कम बैक अपने PDF में एंड आकर इस पूरी समरी को आप रीड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने क्या मिस किया और इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपकी राइटिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर सम वर्ड्स, यू आर लुकिंग फॉर phrases, clauses, sentences to use in your answers, you can also take a help of this summary, क्योंकि जब आप इसे रीड कर लोगे तो आपको बहुत कुछ कैसे सम अप करते हैं लिखना आ जाएगा। ठीक है, आई विल रीड दैट अलाउड फॉर यू। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। The last lesson by Alphonse Daudet is set in Alsace during the Franco-Prussian War, when the Prussians banned the teaching of French in the local schools. Franz, a careless student, arrives late and is surprised to see an unusually quiet class, villagers on the last benches, and M. Hamel in his formal attire. अब ये देखो, ये कितनी अच्छी तरीके से हमने सम अप किया है। हम क्या करते हैं, हम लोग की वर्ड लिमिट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमने जितनी भी डिटेल पढ़ी होती है हम हर डिटेल देने लग जाते हैं। जब तक आपसे पूछी ना जाए आपको हर डिटेल देने की जरूरत नहीं है। फ्रिल्ड शर्ट पहना था, सिल्क कैप पहना था, वो सब कुछ नहीं देने की जरूरत है, फॉर्मल अटायर रिप्लेस कर दिया। MML announces that this will be their last French lesson. This shocks everyone, especially Franz, who regrets not learning his mother tongue seriously. MML delivers an emotional lesson explaining the importance of one's language as a symbol of freedom and identity. The villagers attend to express regret for neglecting education and to honor MML's 40 years of service. Now, as the class ends, MML overwhelmed writes "Vive la France" on the board. The chapter highlights patriotism, cultural loss, and realization of the value of language only when it is taken away. Now, ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आप पढ़ के जाओगे। इसके कुछ वर्ड्स, कुछ टुकड़े आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो।
इतना ही नहीं बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इसके अंदर, इस पीडीएफ के अंदर डाल दिए हैं। मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको पैराग्राफ के बीच में भी बताए, और कुछ और मैंने विद आंसर्स यहाँ पे डाल दिए हैं। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। अगर आप इनको भी पढ़ लोगे तो मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था जब मैं ये अनाउंस कर रही थी, अगर आप इस पूरी सीरीज के क्वेश्चंस भी कर लोगे तो आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये क्वेश्चंस हो गए हैं बेटा। इसके साथ में मैंने कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। डोंट वरी, एंड में आपके आंसर्स भी अटैच कर दिए हैं ताकि इसे आप खुद चेक कर लो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। इसके साथ में बेटा मैंने आपके लिए रिपीटेटिव पीवाईक्यूज जो बार बार पूछे जाते हैं, उन पीवाईक्यूज को भी एंड में डाल दिया है, तो आप इन्हें भी एक बार चेक कर सकते हो ताकि आपको पता रहे कि एग्जैक्टली आपको क्या प्रिपेयर करना। बेटा ये जो आपके ओजी नोट्स हैं, ये जो आपकी पावर पैक पीडीएफ है, ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूं। तो वहां पे जाकर क्लिक कीजिए और हिस्सा बन जाइए मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी का। बेटा मैं बिल्कुल भी घास काटने में बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैंने हर एक एस्पेक्ट जो है वो कवर किया है। अगर बेटा इस क्लास के बाद में जाकर आप इस पीडीएफ को रीड कर लेते हो तो आपको एग्जाम तक भी लास्ट लेसन को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना अच्छे से ये पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया है। बाकी आपका जो भी फीडबैक हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके अंदर मैं उस चीज का ध्यान रखूं और आपके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊं, क्योंकि वीडियोस मैं आप ही के लिए बना रही हूं। तो आपको जैसा भी जो भी और चीजें चाहिए, जस्ट लेट मी नो एंड आई वुड लव टू हेल्प यू। अगर यार मेरी मेहनत अच्छी लगी, पीडीएफ अच्छी लगी, और मैं जो आपके लिए कर रही हूँ, सारी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कर रही हूँ, वो अच्छा लगा, तो प्लीज इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपना सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो, ताकि से ज्यादा बच्चे इस वीडियो पे भरोसा दिखाएं और इस वीडियो के माध्यम से अपना इंग्लिश कवर करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।